My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. Yash Chandra online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। डियर स्टूडेंट्स, इन टुडेज क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द आइटम एनालिसिस और पद विश्लेषण या एकांश विश्लेषण। और पिछले कुछ कक्षाओं में, पिछले दो कक्षाओं में हम सभी लोगों ने आइटम एनालिसिस या पद विश्लेषण या एकांश विश्लेषण के बारे में चर्चा किया है। और उसमें हम सभी लोगों ने देखा था कि हम कैसे डिफ़िकल्टी वैल्यू या डिफ़िकल्टी लेवल और डिस्क्रिमिनेशन पावर की गणना करते हैं। डिफ़िकल्टी वैल्यू या डिस्क्रिमिनेशन पावर का मतलब क्या है और दोनों की गणना कैसे की जाती है, इसके बारे में हम सभी लोग पिछले कक्षा में या पिछले दो वीडियोज में देख चुके हैं। आज की इस क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज आइटम एनालिसिस फॉर टीचर मेड टेस्ट, अर्थात शिक्षक निर्मित परीक्षणों के लिए पद विश्लेषण हम कैसे करेंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और हम देखेंगे कि जो शिक्षक निर्मित परीक्षण होता है उसको हम कैसे स्टैंडर्डाइज करते हैं, या स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट या संप्राप्त परीक्षण, उपलब्ध परीक्षण या जिससे निष्पक्ष परीक्षण करते हैं, इसका हम प्रमापीकरण या इसका हम मानकीकरण कैसे करते हैं, इसके बारे में हम सभी लोग आज की क्लास में इस वीडियो के अंतर्गत चर्चा करेंगे। Start today's class. In today's class, we will discuss about the construction of achievement test या संप्राप्त परीक्षण या उपलब्ध परीक्षण या निष्पक्ष परीक्षण का निर्माण कैसे करेंगे, और विशेष रूप से आइटम एनालिसिस फॉर टीचर मेड टेस्ट या शिक्षक निर्मित परीक्षणों के लिए पद विश्लेषण कैसे किया जाएगा, और साथ ही साथ हाउ वी कैन स्टैंडर्डाइज द अचीवमेंट टेस्ट या स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट या संप्राप्त परीक्षण, उपलब्ध परीक्षण या निष्पक्ष परीक्षण का प्रमापीकरण कैसे करेंगे, मानकीकरण कैसे करेंगे, इसके बारे में हम सभी लोग आज की क्लास में इस वीडियो के अंतर्गत चर्चा करेंगे कि हाउ वी कैन स्टैंडर्डाइज द अचीवमेंट टेस्ट एंड हाउ वी कैन डू द आइटम एनालिसिस फॉर द टीचर मेड टेस्ट्स। डियर स्टूडेंट्स, हम सभी लोगों ने पढ़ा है कि संप्राप्त परीक्षण के निर्माण के कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, कौन कौन से सोपान होते हैं, और जिसमें सबसे फर्स्ट स्टेप था प्लानिंग द टेस्ट या परीक्षण की योजना बनाना, जिसके बारे में हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा है, पिछली कक्षा में पढ़ा है प्लानिंग द टेस्ट। देन उसके बाद होता है प्रिपेयरिंग द आइटम्स। प्लानिंग द टेस्ट में हम लोग ब्लूप्रिंट बनाते हैं, योजना बनाते हैं, और उसके आधार पर प्रिपेयरिंग द आइटम्स में प्रश्नों की रचना करते हैं। और इस स्टेप में हम लोगों ने देखा था कि प्रश्नों की रचना करते समय हम लोगों को क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, कैसे प्रश्नों की रचना करनी चाहिए। द थर्ड स्टेप इज सेलेक्टिंग द आइटम्स या प्रश्नों का चयन करना। प्रश्नों का चयन करना या सेलेक्टिंग द आइटम, ये अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है, इंपॉर्टेंट स्टेप। और इसी स्टेप में आइटम एनालिसिस की जाती है या पद विश्लेषण किया जाता है। जो आइटम्स होते हैं, पद होते हैं, एकांश होते हैं, प्रश्न हैं, उनकी जो है हम डिफ़िकल्टी वैल्यू और डिस्क्रिमिनेशन पावर भी इसी स्टेप में निकालते हैं। तो इसके बारे में हम सभी लोग पिछले कक्षा में पढ़ चुके हैं कि डिफ़िकल्टी वैल्यू या डिफ़िकल्टी लेवल क्या होता है, उसको ज्ञात करने की कौन कौन सी विधियां हैं, और उसके उपरांत हम लोगों ने पढ़ा था कि डिस्क्रिमिनेशन पावर क्या होता है और उसको ज्ञात करने की कौन कौन सी विधियां हैं। और इसके बाद का जो स्टेप होता है दैट इज प्रिपेयरिंग द फाइनल ड्राफ्ट ऑफ द टेस्ट या परीक्षण का अंतिम प्रारूप तैयार करना। देन इवैल्यूएशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द टेस्ट या परीक्षण का मूल्यांकन व मानकीकरण करना। एंड एट द लास्ट प्रिपरेशन ऑफ द मैनुअल ऑफ द टेस्ट या परीक्षण निर्देशिका
तैयार करना। अब इसमें जो थर्ड स्टेप है डियर स्टूडेंट्स, थर्ड स्टेप है प्रश्नों का चयन करना, और इसी स्टेप पे हम सभी लोग पद विश्लेषण या आइटम एनालिसिस की क्रिया करते हैं। इसके बारे में हम लोगों ने पूर्व की क्लास में पढ़ चुके हैं। पद से अभिप्राय होता है किसी परीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न से, और पद विश्लेषण से अभिप्राय होता है मनोमिति या तकनीकी विशेषताओं को आंकिक दृष्टि से या सांख्यिक विश्लेषण करने की प्रक्रिया उस प्रश्न या उस पद के संदर्भ में। तो इन सब के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। हम लोगों ने चर्चा किया था कि पद विश्लेषण से अभिप्राय किसी परीक्षण के प्रत्येक एकांश या पद या आइटम पर प्राप्त अंकों का आंकिक विश्लेषण करने, उसकी वैधता दैट इज वैलिडिटी, उसकी विश्वसनीयता दैट इज रिलायबिलिटी का विश्लेषण करने एवं उसके अनुसार परीक्षण के लिए एकांश पद की उपयुक्तता तय करने से ही हमारा आइटम एनालिसिस या पद विश्लेषण से अभिप्राय है। आइटम एनालिसिस या पद विश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी परीक्षण के लिए कुछ पदों या एकांशों का चयन किया जाता है, कुछ पदों या एकांशों को रिजेक्ट या निरस्त कर दिया जाता है, और कुछ पदों या एकांशों को या प्रश्नों में मॉडिफिकेशन किया जाता है, उसमें सुधार किया जाता है। पद विश्लेषण के जो स्टेप्स थे, जो एस्पेक्ट्स थे, इसके बारे में भी हम लोग पिछली क्लास में चर्चा कर चुके हैं। द फर्स्ट वन इज डिफिकल्टी लेवल या फैसिलिटी वैल्यू ऑफ आइटम्स की गणना करना, दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ फैसिलिटी वैल्यू ऑफ आइटम्स और डिफिकल्टी लेवल या एकांश पदों की कठिनाई स्तर का ज्ञात करना। दूसरा है एकांश या पदों के विभेदीकरण क्षमता, दैट इज डिस्क्रिमिनेटिंग पावर ऑफ आइटम्स या आइटम वैलिडिटी इंडेक्स को ज्ञात करना। ये हमारा सेकंड स्टेप है, इसके बारे में हम सभी लोगों ने पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में जो विशेष है वह यह है कि हम आज पढ़ेंगे कि हाउ वी कैन आइटम डू द आइटम एनालिसिस फॉर द टीचर मेड टेस्ट, अर्थात जो टीचर मेड टेस्ट होता है, शिक्षक निर्मित परीक्षण होते हैं, उन शिक्षक निर्मित परीक्षणों के लिए हम पद विश्लेषण कैसे करेंगे। हाउ वी डू द आइटम एनालिसिस फॉर द टीचर मेड टेस्ट। डियर स्टूडेंट्स, ये आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके लिए एग्जाम में जो प्रश्न आता है या आपका जो असाइनमेंट वर्क है या जो प्रोजेक्ट वर्क है, उसमें आप इसी का वर्णन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, कठिनाई स्तर व विभेदीकरण क्षमता ज्ञान करने की ढेर सारी विधियों के बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में, पिछले वीडियोस में पढ़ा है। एक क्लास में हम लोगों ने डिफिकल्टी लेवल के बारे में डिटेल में पढ़ा है, और दूसरे क्लास में हम सभी लोगों ने डिस्क्रिमिनेशन पावर कैसे ज्ञात करते हैं इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं। लेकिन वे जितनी विधियां हम लोगों ने पढ़ा है पिछले क्लास में, पिछले वीडियोज में, ये सारी की सारी विधियां जो है सामान्य शिक्षक के लिए कठिन है। वे विधियां उनके लिए हैं जिनके पास स्टैट्स का अच्छा नॉलेज है, जिनकी जो स्टैट्स पे या गणित पे अच्छी पकड़ है। सामान्य शिक्षक उन कैलकुलेशंस को नहीं कर सकता है, इसलिए कार्टेज महोदय ने एक प्रविधि का निर्माण किया जिससे शिक्षक निर्मित परीक्षणों की कठिनाई स्तर एवं विभेदन क्षमता को ज्ञात किया जा सके। कार्टेज महोदय ने एक बहुत ही सरल विधि बताई, एक बहुत ही सरल प्रविधि बताई, जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति आसानी से जो परीक्षण का निर्माण कर रहा हो, उस परीक्षण का वह डिफिकल्टी लेवल और डिस्क्रिमिनेशन पावर बड़े ही आसान तरीके से ज्ञात कर सकता। वो विधि क्या है, इसको जल्दी से देख लेते हैं। डीवी और डीएल दैट इज डिफिकल्टी वैल्यू और डिफिकल्टी लेवल, और डीपी दैट इज डिस्क्रिमिनेशन पावर को ज्ञात करने के लिए जो कार्टेज महोदय ने फॉर्मूला बताया है वो आपकी स्क्रीन पर है। डिफिकल्टी लेवल इज इक्वल टू RH प्लस RL बाई 2n, ये एक फार्मूला है जिसके द्वारा हम लोग डिफिकल्टी लेवल की गणना करते हैं, जहां पे डीएल से अभिप्राय है डिफिकल्टी लेवल से या कठिनाई स्तर से, जहां पर n है वो उच्च अथवा निम्न वर्ग में परीक्षार्थियों की संख्या को डिनोट करता है। RH जो है किसी पद पर शुद्ध या सही हल करने वाले उच्च वर्ग के परीक्षार्थियों की संख्या को डिनोट करता है, और RL जो है वो किसी पद पर शुद्ध या सही हल करने वाले निम्न वर्ग के परीक्षार्थियों की संख्या को डिनोट करता है। इसी तरह से जो डिस्क्रिमिनेशन पावर है दैट इज इक्वल टू RH माइनस RL बाई डिवाइडेड बाई n। तो RH माइनस RL बाई n, यहाँ पर भी वही चीज़ें हैं कि RH क्या है, किसी पद पर शुद्ध या सही हल करने वाले उच्च वर्ग के परीक्षार्थियों की संख्या, n है उच्च अथवा निम्न वर्ग में परीक्षार्थियों की संख्या, और RL है किसी पद पर सही हल करने वाले निम्न वर्ग के परीक्षार्थियों की संख्या। अब यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है वह यह है कि पदों के चयन के लिए 0.03 से लेकर के 0.07, ध्यान दीजिए 0.03 से लेकर के 0.07 कठिनाई स्तर और साथ ही साथ 0.5 के लगभग विभेदन क्षमता वाले पदों का चयन करना
उत्तम माना जाता है। तो 0.5 के लगभग विभेदन क्षमता वाले पदों का चयन हम करते हैं और साथ ही साथ जो है 0.3 से लेकर के 0.7 जो है डिफ़िकल्टी लेवल वाले प्रश्नों का हम चयन अपने प्रश्न में करेंगे। ये जो काटज महोदय का जो यहाँ पे दिया हुआ है फॉर्मूला, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो ध्यान दीजिए, जब इस फॉर्मूले का हम प्रयोग करेंगे तो वहाँ पे जो डिफ़िकल्टी लेवल होगा वो क्या होगा 0.3 से लेकर के 0.7 के बीच में, और जो डिस्क्रिमिनेशन पावर होगा, विभेदन क्षमता होगा 0.5 के आसपास होगा। तो ऐसे प्रश्न जिनकी डिफ़िकल्टी लेवल 0.3 से 0.7 के बीच में, जिसका डिस्क्रिमिनेशन पावर 0.5 के आसपास होगा, ऐसे प्रश्नों को हम अपने परीक्षण में चयनित करेंगे, सिलेक्ट करेंगे इस काटज महोदय के ये जो फॉर्मूला आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उसके अनुसार। डियर स्टूडेंट्स, वर्तमान में जो परीक्षण होते हैं, जो क्वेश्चन पेपर बनते हैं विद्यार्थियों के, उसमें सामान्य रूप से 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसके बारे में आप सभी लोग जानते हैं। सबसे जो प्रचलित है वो क्या है, निबंधात्मक प्रश्न है। फिर जिस निबंधात्मक प्रश्न, वे प्रश्न है जो कि आत्मनिष्ठ होते हैं, जो ओपन होते हैं, और विद्यार्थी जिसमें जो है निबंध के रूप में 1000 शब्दों में, 1500 शब्दों में, 2000 शब्दों में उस प्रश्न का उत्तर लिखता है। दूसरा है लघु उत्तरीय प्रश्न या शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, जिसको कि विद्यार्थी, इसमें भी आत्मनिष्ठता होती है लेकिन इसमें शब्दों की एक लिमिट होती है। और तीसरा है वस्तुनिष्ठ प्रश्न या ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो इन तीनों प्रकार के प्रश्नों के लिए हम आइटम एनालिसिस कैसे करेंगे, इसके बारे में भी हम जल्दी से देख लेते हैं। पद विश्लेषण के द्वारा इन प्रश्नों का चयन भिन्न भिन्न प्रकार से किया जाता है, अर्थात जो हम अचीवमेंट टेस्ट बनाने जा रहे हैं उस अचीवमेंट टेस्ट में निबंधात्मक प्रश्न है या लघु उत्तरीय प्रश्न है या वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, इसके आधार पर हम आइटम एनालिसिस की क्रिया करते हैं। निबंधात्मक प्रश्न के लिए दूसरे नियम है, लघु उत्तरीय प्रश्न के लिए दूसरे नियम है, और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के लिए कुछ अलग नियम है। सबसे पहले एनालिसिस ऑफ ऐसे टाइप ऑफ आइटम्स, अर्थात निबंधात्मक प्रश्नों या पदों का विश्लेषण हम कैसे करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आइटम एनालिसिस जब हम ऐसे टाइप ऑफ आइटम्स का करते हैं या निबंधात्मक प्रश्नों को या पदों का जब हम पद विश्लेषण करेंगे तो उसमें हमको बहुत ही सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। अर्थात निबंधात्मक प्रश्नों या पदों के निर्माण में ही सबसे पहले हमें सावधानी बरतनी चाहिए, और प्रश्न निर्माण की जितनी भी सावधानियां होती हैं उन सभी सावधानियों को हमको प्रयोग करते हुए प्रश्न का निर्माण करना चाहिए, क्वेश्चन को बनाना चाहिए, क्वेश्चन का फॉर्मेशन करना चाहिए, प्रिपरेशन करना चाहिए, कंस्ट्रक्शन करना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, निबंधात्मक प्रश्नों या पदों के उत्तरों का अंकन करने के लिए पूर्व में ही हमको मॉडल आंसर या मॉडल उत्तर बना लेने चाहिए। ध्यान दीजिए, सबसे बड़ी जो समस्या आती है ऐसे टाइप क्वेश्चंस में, वो कहाँ आती है, वो आती है उसके स्कोरिंग में, उसके अंकन में। जब एग्जामिनर कॉपी चेक कर रहा होता है तो उसकी अपनी जो आत्मनिष्ठता होती है, उसका जो अपना प्रेजुडिस होता है, उसकी जो अपनी भावनाएं होती हैं, उन भावनाओं से निबंधात्मक प्रश्न या पदों के उत्तरों का अंकन प्रभावित होता है। तो यह जो अंकन है, वो जो एग्जामिनर है उसकी आत्मनिष्ठता से, उसकी प्रेजुडिस से, उसकी पसंद या नापसंद से न प्रभावित हो, इसके लिए हमको क्या करना चाहिए, पूर्व में ही मॉडल आंसर बना लेना चाहिए प्रत्येक प्रश्नों का। जब हमारे पास मॉडल उत्तर होता है, मॉडल आंसर होता है, और उसी को देख करके उसी के अनुसार एग्जामिनर को कॉपी चेक करनी होती है, तब जो एग्जामिनर की आत्मनिष्ठता होती है वो कुछ कम हो जाती है, उस पर नियंत्रण हो जाता है। तो प्रत्येक प्रश्न के मॉडल उत्तर या मॉडल आंसर में स्मृति या मेमोरी, तर्क या रीजनिंग तथा व्याख्या या एक्सप्लेनेशन आदि के आधार पर अंक ठीक प्रकार से विभाजित किए जाने चाहिए। अर्थात जिस मॉडल आंसर या मॉडल उत्तर को हम बनाएं, उस मॉडल उत्तर में या मॉडल आंसर्स में मेमोरी लेवल के कौन से प्रश्न हैं, या मेमोरी लेवल का यदि विद्यार्थी ने उत्तर लिखा है तो उसको कितना आंसर मिले, कितना उसको स्कोर मिलेगा, कितना उसको मार्क्स मिलेंगे। रीजनिंग लेवल का यदि प्रश्न है कोई तो उस पर उसको कितना मार्क्स मिलेगा। अगर किसी ने व्याख्या एक्सप्लेनेशन की है तो व्याख्या एक्सप्लेनेशन पर उसको कितना अंक मिलेगा। ये सब जो जितने भी आधार होते हैं, उन सभी आधारों को कैसे अंकों का विभाजन होगा, उन आधारों पर इसका ठीक ठीक प्रकार से विभाजन हमको मॉडल आंसर के साथ ही कर लेना चाहिए। अर्थात जब हम मॉडल आंसर बनाएं तो मॉडल आंसर में ही हमको यह भी निर्धारित करना चाहिए कि विद्यार्थी क्या लिखेगा तो उसको कितना अंक मिलेगा। मीन्स उसके जो अंकन का तरीका है कि कितना लिखने पर या क्या लिखने पर उसको 1 अंक, फिर उसके बाद क्या लिखने पर या कौन से स्टेप पर जो उसको 2 अंक, फिर मीन्स हम अंकन कैसे करेंगे, हम विद्यार्थियों की कॉपी को चेक करेंगे तो उस पर नंबरिंग कैसे करेंगे, इसका भी विवरण मॉडल आंसर्स में या मॉडल उत्तर में होना चाहिए कि स्मृति, तर्क या व्याख्या आदि के आधार पर अंक ठीक प्रकार से जिससे विभाजित हो सकें। डियर स्टूडेंट्स,
जो हमारा ऐसे टाइप क्वेश्चंस होता है या परीक्षण होता है, उस परीक्षण में कुछ इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं, निर्देश दिए होते हैं। तो परीक्षण के निर्देश में यह स्पष्ट होना चाहिए कि इन निबंधात्मक प्रश्नों के उत्तरों का अंकन मॉडल उत्तर या मॉडल आंसर में दिए गए अंक विभाजन के आधार पर ही होगा। अर्थात पूरी तरह से यह स्पष्ट होना चाहिए कि जो प्रश्न दिए गए हैं, प्रश्नों पर विद्यार्थियों ने जो आंसर लिखा है, उस आंसर का मूल्यांकन जो होगा, जो अंकन होगा, वो मॉडल आंसर में दिए गए अंक विभाजन के आधार पर ही करना है या उसी आधार पर होगा। यह पूरी तरह से परीक्षण में इंस्ट्रक्शन में क्लियर होना चाहिए। निबंधात्मक प्रश्नों के उत्तरों का अंकन मॉडल उत्तर में दिए गए अंक विभाजन के आधार पर करने पर ही निबंधात्मक प्रश्नों में कुछ वस्तुनिष्ठता लाई जा सकती है। अर्थात जो निबंधात्मक प्रश्नों की कमी है, डिमेरिट है कि इसमें एग्जामिनर की आत्मनिष्ठता होती है, एग्जामिनर के लाइक और डिसलाइक से या उसके प्रेजुडिस से प्रभावित होता है अंकन, तो उसको कम करने के लिए हमको मॉडल आंसर बनाना चाहिए और मॉडल आंसर में अंक विभाजन करना चाहिए। और मॉडल आंसर में जो अंक विभाजन किया गया होगा और उसके आधार पर कॉपियों का मूल्यांकन होगा, कॉपियाँ चेक होंगी, तो जो एग्जामिनर की अपनी आत्मनिष्ठता है उसको कम करने में और निबंधात्मक प्रश्नों में की वस्तुनिष्ठता को, उसकी ऑब्जेक्टिविटी को बढ़ाने में मदद मिलती है। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि पद विश्लेषण द्वारा निबंधात्मक प्रश्नों या पदों का चयन करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स अपनाए जाने चाहिए या कौन कौन से स्टेप्स होते हैं ऐसे टाइप क्वेश्चंस के आइटम एनालिसिस में या पद विश्लेषण में। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारा परीक्षण होता है, उस परीक्षण को हम एक बड़े प्रतिनिधि प्रतिदर्श पर या निदर्श पर प्रशासित करते हैं। अर्थात एक बड़े सैंपल पर हम जो है उस अपने टेस्ट को, अपने परीक्षण को एडमिनिस्टर करते हैं, प्रशासित करते हैं एक बड़े प्रतिनिधि प्रतिदर्श पे। अर्थात ऐसा प्रतिदर्श, ऐसा सैंपल जो कि हमारे पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करने वाला हो। उसके उपरांत जब हम जो हमारा टेस्ट होता है, परीक्षण होता है, उसको प्रशासित कर लेते हैं, फिर उसको हम कलेक्ट कर लेते हैं। तो उसके उपरांत प्रत्येक परीक्षार्थी के निबंधात्मक प्रश्नों के प्राप्तांकों की गणना की जाती है। अर्थात प्रशासित करने के उपरांत हम उसको क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे, उसका हम अंकन करेंगे या स्कोरिंग करेंगे और उसके उपरांत प्रत्येक परीक्षार्थी के निबंधात्मक प्रश्नों के प्राप्तांकों की हम गणना करेंगे कि कौन सा विद्यार्थी कितना नंबर अर्जित किया है, कितना नंबर पाया है। उसके उपरांत परीक्षार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर प्रत्येक निबंधात्मक प्रश्न पर आए प्राप्तांकों का हम प्रतिशत ज्ञात कर लेते हैं। ध्यान दीजिए, तीसरे स्टेप में क्या करना है, तीसरे स्टेप में आपको सबसे पहले हम क्या करेंगे, एडमिनिस्टर करेंगे, उसकी स्कोरिंग करेंगे, कॉपी को चेक करेंगे, उसका अंकन करेंगे और उसके निबंधात्मक प्रश्नों पर जो विद्यार्थी अंक प्राप्त किए होंगे उसकी हम कैलकुलेशन कर लेंगे, गणना कर लेंगे। उसके उपरांत परीक्षार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर प्रत्येक निबंधात्मक प्रश्न पर आए प्राप्तांकों का हम परसेंटेज ज्ञात करेंगे कि जो निबंधात्मक प्रश्न है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 1 पर विद्यार्थियों के स्कोर का या प्राप्तांकों का क्या प्रतिशत है, क्वेश्चन नंबर 2 पर विद्यार्थियों के अंकों का क्या प्रतिशत है या कितने प्रतिशत उन्होंने एक्वायर किया। इस तरह से जितने भी निबंधात्मक प्रश्न दिए होंगे परीक्षण में, प्रत्येक प्रश्न के लिए हम क्या करेंगे, प्राप्तांकों का प्रतिशत ज्ञात कर लेंगे। और उसके उपरांत अगले स्टेप में जिन प्रश्नों पर 10% या इससे कम अथवा 90% या इससे अधिक अंक आते हैं उन्हें हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे, उन्हें हम लेफ्ट कर देते हैं, छोड़ देते हैं। अर्थात जिन प्रश्नों पर 10% या इससे कम मीन्स लेस देन 10 एंड ग्रेटर देन 90, 10% से कम या 90% से अधिक अंक जिन प्रश्नों पर विद्यार्थियों ने प्राप्त किया है, ऐसे प्रश्नों को हम परीक्षण से निकाल देते हैं, उनको हटा देते हैं, उनको छोड़ देते हैं। और उसके उपरांत जितने प्रश्न बचते हैं, बाकी बचे प्रश्नों में से जितने प्रश्नों का हमें चयन करना होता है, जो हमने ब्लूप्रिंट बनाया है, ब्लूप्रिंट के अनुसार उतने प्रश्नों का चयन हम उचित विश्लेषण के द्वारा कर लेते हैं। अर्थात उचित विश्लेषण के द्वारा जो है, जो तरीका हमको बताया गया आइटम एनालिसिस का, डिफिकल्टी वैल्यू निकालने का, डिस्क्रिमिनेशन पावर निकालने का, उन सब के द्वारा हम उचित विश्लेषण के द्वारा उतने प्रश्नों का हम सिलेक्शन या चयन कर लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझने का प्रयास करते हैं कि माना हमें 2 निबंधात्मक प्रश्नों का चयन करना है और इससे तो सबसे पहले हम 4 प्रश्नों का निर्माण करते हैं। हमने बताया था कि जितने प्रश्नों का आपको चयन करना हो लगभग उससे डबल प्रश्नों का निर्माण करना चाहिए। तो हमने 4 प्रश्नों का निर्माण कर लिया और इनमें से एक प्रश्न का चयन
जो है 10% से 20% के मध्य प्राप्तांक वाले प्रश्नों में से किया जा सकता है तथा दूसरे प्रश्न का चयन 50 से 80% वाले प्रश्नों में से किया जा सकता है। अर्थात जो 4 प्रश्न थे, 4 प्रश्नों पे विद्यार्थियों ने जो अंक प्राप्त किए उसमें से एक प्रश्न हम ऐसा चयनित कर सकते हैं जिस पर 10% से लेकर के 20% के बीच जो है विद्यार्थियों ने अंक प्राप्त किए हैं, और दूसरा प्रश्न हम ऐसा चयनित कर सकते हैं जिसमें 50% से लेकर के 80% तक जो है विद्यार्थियों ने अंक प्राप्त किए। लेकिन ध्यान देना है कि 10% से कम और 90% से अधिक वाले प्राप्तांकों को हमें ऐसे प्रश्नों को जिस पर विद्यार्थियों ने 10% से कम और 90% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं उनको हमें छोड़ देना चाहिए, हटा देना चाहिए अपने परीक्षण से। तो ये तरीका है ऐसे टाइप क्वेश्चंस का आइटम एनालिसिस करने का। इसके बाद आता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस या शॉर्ट आंसर टाइप आइटम्स या लघु उत्तरीय प्रश्न। तो इनके पदों का हम विश्लेषण कैसे करते हैं डियर स्टूडेंट्स? तो लघु उत्तरीय प्रश्न या शॉर्ट आंसर टाइप के निर्माण एवं अंकन के लिए दिए गए निर्देशों का पालन कर प्रश्नों का निर्माण एवं अंकन करना चाहिए। अर्थात जो भी निर्देश हमको बताए गए हैं या फिर प्रश्नों के निर्माण कैसे करें, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, उन सब का प्रयोग करके हमको जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस या आइटम्स बनाने चाहिए। प्रश्नों के निर्माण एवं अंकन के बाद वही प्रक्रिया अपनाई जाती है जो निबंधात्मक प्रश्नों के चयन के लिए अपनाई जाती है। अर्थात जैसे हमने निबंधात्मक प्रश्नों के चयन के लिए कहा था कि लेस देन 10% और ग्रेटर देन 90% स्कोर्स या अंक जिन प्रश्नों पे प्राप्त होते हैं ऐसे प्रश्नों को हम हटा देते हैं और बाकी जितने प्रश्न बचते हैं उनको अपने ब्लूप्रिंट के अनुसार उसी में से हम प्रश्नों का चयन कर लेते हैं। तो प्रश्नों के निर्माण एवं अंकन के बाद वही प्रक्रिया अपनाई जाती है जो निबंधात्मक प्रश्नों के चयन के लिए अपनाई जाती है। प्रश्नों या पदों की संख्या के आधार पर 10% से 80% के मध्य प्राप्तांकों वाले प्रश्नों या पदों में से जितने प्रश्नों या पदों का चयन करना होता है आवश्यकता अनुसार हम उतने प्रश्नों को हम चयनित कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिए 10% से कम और 80% से अधिक जिन प्रश्नों पे विद्यार्थियों के प्राप्तांक होंगे ऐसे प्रश्नों को हम हटा देंगे। 10 से लेकर के 80% के मध्य प्राप्तांकों वाले प्रश्नों को हम अपने जो है परीक्षण हेतु उनको चयनित करेंगे, सेलेक्ट करेंगे उनकी आइटम एनालिसिस के बाद। तीसरा आता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिस पे आप सभी लोग वर्क करेंगे, काम करेंगे, अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे, दैट इज एनालिसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप आइटम्स या वस्तुनिष्ठ प्रश्नों या वस्तुनिष्ठ पदों का विश्लेषण करना। डियर स्टूडेंट्स, लघु उत्तरीय प्रश्नों या शॉर्ट आंसर टाइप के निर्माण एवं अंकन के लिए दिए गए निर्देशों का पालन कर प्रश्नों का निर्माण एवं अंकन करना चाहिए। प्रश्नों के निर्माण एवं अंकन के बाद वही प्रक्रिया अपनाई जाती है जो निबंधात्मक प्रश्नों के लिए अपनाई जाती है। जी, अब वस्तुनिष्ठ प्रश्नों या पदों के विश्लेषण हम कैसे करेंगे, एनालिसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप आइटम्स कैसे करेंगे, यही सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इसी पर अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे, अपना असाइनमेंट बनाएंगे या फिर एग्जाम में जो प्रश्न आएंगे उसका उत्तर हम ऑब्जेक्टिव टाइप आइटम्स को ध्यान में रख करके या उसकी आइटम एनालिसिस करके हम उसका उत्तर देंगे। तो जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं या वस्तुनिष्ठ पद होते हैं उनके विश्लेषण के कुछ स्टेप्स होते हैं। तो पद विश्लेषण के चरण या सोपान जो होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप आइटम्स के वे आपके समक्ष हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ से आपका जो प्रोजेक्ट वाला पोर्शन है, असाइनमेंट वाला पोर्शन है या एग्जाम वाला पोर्शन है वो स्टार्ट हो जाता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप आइटम्स का पदों का विश्लेषण या आइटम एनालिसिस आप कैसे करिएगा। तो उसकी आइटम एनालिसिस करने के लिए कुछ स्टेप्स बताए गए हैं। वो कितने 7 स्टेप्स हैं। तो पद विश्लेषण में कुल 7 सोपान है, 7 स्टेप्स हैं। द फर्स्ट स्टेप इज परीक्षण को छात्रों के एक बड़े प्रतिनिधि प्रतिदर्श या न्यायादर्श पर प्रशासित किया जाता है। दैट इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टेस्ट ऑन लार्ज रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। ध्यान दीजिए, परीक्षण जो हमारा टेस्ट हमने बनाया है उसको छात्रों के एक बड़े प्रतिनिधि प्रतिदर्श या न्यायादर्श पर हम एडमिनिस्टर करते हैं, प्रशासित करते हैं। पहला स्टेप है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, परीक्षण बनाएंगे अर्थात प्रश्नों का निर्माण कर लेंगे। हमने बताया था कि जितने प्रश्न आपको अपने फाइनल टेस्ट में रखने हैं लगभग उससे डबल प्रश्नों का हम निर्माण करते हैं। तो प्रश्नों का निर्माण करने के बाद जो हमारा एक प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट जो है टेस्ट बन जाता है, परीक्षण बन जाता है, तो उस टेस्ट को हम क्या करेंगे, विद्यार्थियों के एक बड़े प्रतिनिधि प्रतिदर्श पर प्रशासित करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं फर्स्ट स्टेप में। इन द सेकेंड स्टेप प्रत्येक परीक्षार्थी के प्राप्तांकों की गणना करके कुल प्राप्तांक को उस परीक्षार्थी की परीक्षण पुस्तिका या उत्तर पत्रक पर लिखा जाता है। ध्यान दीजिए, जब हम एडमिनिस्टर कर लेंगे
परीक्षार्थियों के ऊपर अपने परीक्षण को, उसके उपरांत जो हमारा परीक्षण की पुस्तिका होगी या उत्तर पत्रक होगा उस पर हम क्या करेंगे, प्रत्येक विद्यार्थियों की कॉपी को चेक करेंगे और उस पर जो विद्यार्थियों ने स्कोर्स पाया है, जो प्राप्तांक पाया है, जो मार्क्स पाए हैं उसको हम लिख देंगे। हर कॉपी पे करेंगे, प्रत्येक विद्यार्थी के लिए उसकी हम कॉपी को चेक करेंगे और जो अंक प्राप्त करता है उसको हम लिख देंगे। ये हमारा सेकंड स्टेप है। तो पहले स्टेप में क्या करना है, विद्यार्थियों के ऊपर उसको प्रशासित करना है। सेकंड स्टेप में उसको हम कलेक्ट करने के बाद उसको हम स्कोरिंग करेंगे, उसको कॉपी को चेक करेंगे, जो अंक विद्यार्थी पाएगा उसको उसकी कॉपी के ऊपर लिख देते हैं। तीसरा स्टेप क्या है, परीक्षण पुस्तिकाओं को कुल प्राप्तांकों के आधार पर अधिक से कम, दैट इज डिसेंडिंग ऑर्डर के क्रम में हम व्यवस्थित करते हैं। ध्यान दीजिए, क्या करेंगे, जब कॉपियां चेक हो जाएंगी उस पर हम अंकन कर देंगे, तो उसको हम क्या करेंगे, उस कॉपियों को डिसेंडिंग ऑर्डर में यानी अधिक से क्रम, जैसे 90 पाया है उसके नीचे 85 वाले को, उसके नीचे 70, उसके नीचे 60, उसके नीचे 50, उसके नीचे 45, उसके नीचे 30, इस तरह से हम कॉपियों को ऊपर से लेकर के नीचे हम अरेंज कर देंगे। ठीक है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर के क्रम में हम व्यवस्थित कर लेते हैं। और फिर हम क्या करेंगे, इसमें से ऊपर के 27% कॉपियों को हम सिलेक्ट करेंगे और नीचे से 27% कॉपियों को हम सिलेक्ट करेंगे। ऊपर वाला जो होगा हमारा हाई ग्रुप होगा और नीचे वाला जो हमारा होगा लो ग्रुप होगा। तो ध्यान दीजिए क्या करना है, सबसे पहले कॉपियों को चेक करने के बाद उस पे अंक प्रदान करने के बाद कॉपियों को हमें घटते हुए क्रम में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा लेना है, रख लेना है। ये हमारा थर्ड स्टेप है। फोर्थ स्टेप क्या है, परीक्षण पुस्तिकाओं को हम दो समूहों में, हाई ग्रुप तथा लो ग्रुप, उच्च समूह तथा निम्न समूह में बांट देते हैं। मीन्स दो समूह उसका बना देते हैं। जो उच्च समूह बनाएंगे उसमें ऊपर के 27% छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं का होगा, जो निम्न समूह होता है वो नीचे की 27% छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं का समूह होता है। ध्यान दीजिए, ऊपर के 27% छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं को हम उच्च समूह या हाई ग्रुप में रखते हैं तथा नीचे के 27% छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं को हम निम्न समूह या लो ग्रुप में रखते हैं। तो इस प्रकार से हम दो ग्रुप बना लेंगे। फिर प्रत्येक समूह के छात्र की संख्या समान होगी, क्योंकि हम 27% ऊपर भी रख रहे हैं, 27% नीचे भी रख रहे हैं, और हर ग्रुप में छात्रों की संख्या जो होगी उससे हम n से डिनोट करते हैं। तो ध्यान दीजिए, n क्या है, उच्च जो समूह है या निम्न समूह, हाई ग्रुप या लो ग्रुप में जो विद्यार्थियों की संख्या उसको हम इन्हें n से डिनोट किया। तो ये हमारा रहा चौथा स्टेप। और चौथे स्टेप में हमने क्या किया, विद्यार्थियों का समूह बना लिया, हाई ग्रुप और लो ग्रुप का। अब ध्यान दीजिए, अगला स्टेप स्टार्ट होता है पांचवा। प्रत्येक प्रश्न के लिए उच्च समूह के छात्रों द्वारा दिए गए सही उत्तरों की संख्या को हम RH तथा इसी प्रकार निम्न समूह के छात्रों द्वारा दिए गए सही उत्तरों की संख्या को हम RL के द्वारा डिनोट करते हैं। ध्यान दीजिए, अब क्या करेंगे, जिससे 1 से लेकर के हमारे पास 100 तक कॉपियां हैं। ध्यान दीजिए, 1 2 3 ऐसे ही। अब पहले बच्चे की कॉपी हम उठाएंगे और इस बच्चे मान लीजिए कि 50 प्रश्न दिए हैं, तो पहले प्रश्न पर उसने कितना अंक पाया, दूसरे पे कितना अंक पाया, तीसरे पे कितना अंक पाया, चौथे पे कितना अंक पाया, इसको हम निकाल लेते हैं। और निकालने के बाद ऐसे सभी बच्चों को हम निकालेंगे जो ऊपर वाले हाई ग्रुप में होंगे उनको हम RH से डिनोट करेंगे, जो नीचे वाले लो ग्रुप में होंगे उसको हम RL से डिनोट करते हैं। तो ध्यान दीजिए क्या करना है, प्रत्येक प्रश्न के लिए उच्च समूह के छात्रों द्वारा दिए गए सही उत्तरों की संख्या को हम RH तथा इसी प्रकार निम्न समूह के छात्रों द्वारा दिए गए सही उत्तरों की संख्या को RL कहते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 23 है और 23 में जो सही उत्तर देने वाले विद्यार्थियों की संख्या जो है हायर ग्रुप में हो सकती है कि वो 25 हो और लोअर ग्रुप में हो सकती है कि वो 3 हो। तो RH क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा और RL क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये एग्जाम्पल ग्रुप में हम आपको बता रहे हैं, आप जब करेंगे तो ज़्यादा स्पष्ट होगा। और जब हम RH और RL की गणना कर लेते हैं और हमारे पास n भी आ जाता है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, सूत्र है, उस सूत्र की सहायता से हम प्रत्येक प्रश्न की कठिनाई स्तर की गणना कर लेते हैं। तो कठिनाई स्तर की गणना करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या, ध्यान दीजिए, है कि डिफिकल्टी वैल्यू इज इक्वल टू RH प्लस RL बाई 2n इंटू 100। यहाँ पे 100 इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो कठिनाई स्तर आएगा वो किस में आना चाहिए, परसेंटेज में आना चाहिए। तो RH प्लस RL बाई 2n इंटू 100। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ये एक सूत्र है और इस सूत्र के द्वारा जो हमारा रिजल्ट आता है, DV की वैल्यू आती है, और DV की वैल्यू वो डिफिकल्टी वैल्यू बताती है।
और इस फार्मूले के द्वारा जो डिफ़िकल्टी वैल्यू आती है उसमें जितना डिफ़िकल्टी वैल्यू आएगा उस अधिक आएगा वह प्रश्न उतना ही सरल होगा। जैसे मान लीजिए कि डिफ़िकल्टी वैल्यू 90% आ गई तो सबसे सरल है, 80% उससे कम सरल है, जो 30% यहाँ पे डिफ़िकल्टी वैल्यू जिसकी आ रही है वो सबसे कठिन प्रश्न माना जाएगा। तो ध्यान दीजिए, ये जो फॉर्मूला आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, इस फॉर्मूले के अनुसार जितनी अधिक डिफ़िकल्टी वैल्यू आएगी उतना सरल प्रश्न होगा, वो उतना सिंपल प्रश्न होगा। जितनी कम जो है डिफ़िकल्टी वैल्यू आएगी उतना ही कठिन प्रश्न माना जाएगा। ये जो फॉर्मूला है, कुछ जो एक्सपर्ट्स हैं, कुछ जो है एक्सपर्ट या मनोवैज्ञानिक जो हैं या मूल्यांकनकर्ता जो है इसमें थोड़ा सा करेक्शन करते हैं। वो जो है दूसरा फॉर्मूला यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? डी वी इक्वल टू 100 माइनस आर एच प्लस आर एल बाई 2n इंटू 100। ध्यान दीजिए, डी वी इक्वल टू 100 माइनस आर एच प्लस आर एल बाई 2n इंटू 100। अब यहाँ पे क्या है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे जो भी वैल्यू आती है उसको हम 100 से माइनस कर देंगे। तो इस केस में जब इस फार्मूले का आप यूज करेंगे तो यहाँ पे यदि 90% आता है डीवी की वैल्यू तो ये सबसे कठिन प्रश्न माना जाएगा। 80% यह भी कठिन है, 80% कम है उससे अधिक 90% वाला कठिन है। और यहाँ पे अगर 30% आता है, 25% आता है डीवी की वैल्यू तो वो सबसे सरल प्रश्न माने जाएंगे। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या है, फॉर्मूले का अंतर है। अगर पहला फॉर्मूला यूज करेंगे तो हाई परसेंटेज ऑफ डीबी मीन्स जो है सिंपल क्वेश्चंस, यहाँ पे जब सेकंड फॉर्मूला यूज करेंगे तो हाई परसेंटेज ऑफ डीबी मतलब कठिन प्रश्न या जटिल प्रश्न, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है। तो इस दोनों फॉर्मूले का अंतर है। आप चाहे किसी भी फॉर्मूले का प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह से डीपी की हम लोग बात करते हैं। अगले स्टेप में हम डिस्क्रिमिनेशन पावर निकालते हैं। तो निम्नलिखित सूत्र की सहायता से प्रत्येक प्रश्न के लिए विभेदन क्षमता गुणांक या डिस्क्रिमिनेशन पावर की गणना की जाती है। ध्यान दीजिए कि यहाँ विभेदन क्षमता गुणांक का मान दशमलव अंक में आता है। क्या फॉर्मूला है? डिस्क्रिमिनेशन पावर इक्वल टू आर एच माइनस आर एल बाई एन। आर एच और आर एल क्या है? हम सभी लोग जानते हैं कि उच्च समूह में जितने विद्यार्थियों ने जो है सही उत्तर दिया है वो जो है आर होता है, और निम्न समूह जितने विद्यार्थियों ने उत्तर दिया वो आर एल होता है। तो आर एच और आर एल की वैल्यू पता है, और एन क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन हाई ग्रुप या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन लो ग्रुप। तो इस फार्मूले का प्रयोग करके, जो फार्मूला आपकी स्क्रीन पर उसके द्वारा हम जो है डीपी या डिस्क्रिमिनेशन पावर की गणना, विभेदन क्षमता की गणना करते हैं। ध्यान दीजिए, विभेदन क्षमता गुणांक का जो मान आता है वो डेसिमल में आता है, दशमलव में आता है। तो इस तरह से हम डीवी और डीबीपी की गणना आसानी से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो दो फॉर्मूले हैं डिफ़िकल्टी वैल्यू के, आर एच प्लस आर एल बाई 2n इंटू 100, इसमें देखिए कठिनाई स्तर का मान प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। किसी प्रश्न के लिए कठिनाई स्तर का प्रतिशत मान जितना अधिक होता है प्रश्न उतना ही अधिक सरल होगा। इसको मैंने अभी समझाया भी आपको कि इस फार्मूले का यदि हम प्रयोग करेंगे आर एच प्लस आर एल बाई 2n इंटू 100 तो यहाँ पे कठिनाई स्तर का मान जितना अधिक आएगा प्रश्न उतना ही अधिक सरल होगा। जबकि इसके उल्टे जो दूसरा फॉर्मूला है जिसमें हम 100 से माइनस कर दे रहे हैं तो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा कि प्रतिशत डिफ़िकल्टी वैल्यू या कठिनाई स्तर का जो प्रतिशत मान जितना अधिक आएगा वो प्रश्न उतना ही अधिक कठिन कहलाता है। तो कठिनाई स्तर का मान दूसरी विधि से निकालने पर, दूसरे फॉर्मूले से निकालने से यहाँ पर जो मान आता है उसको हम प्रतिशत में व्यक्त करते हैं, और किसी प्रश्न के लिए कठिनाई स्तर का प्रतिशत मान जितना अधिक होता है प्रश्न उतना ही अधिक कठिन होता जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपने किस फॉर्मूले का यूज किया है, किस फॉर्मूले का यूज करके आप डिफ़िकल्टी वैल्यू या डिफ़िकल्टी लेवल की गणना कर रहे हैं। तो ये हो गया डिफ़िकल्टी वैल्यू और डिस्क्रिमिनेशन पावर को निकालने का तरीका। डियर स्टूडेंट्स, जो औसत कठिनाई स्तर होता है अर्थात 50% कठिनाई स्तर, ऐसे प्रश्नों को सबसे अधिक अच्छा प्रश्न माना जाता है। तो औसत कठिनाई स्तर अर्थात 50% कठिनाई स्तर वाले प्रश्न को हम अधिक अच्छे प्रश्न मानते हैं। लेकिन परीक्षण में सामान्यतः औसत कठिनाई वाले अर्थात 40% से लेकर के 60% कठिनाई स्तर, या कुछ विशेषज्ञ कहते हैं कि 30 से लेकर के 70% कठिनाई स्तर वाले प्रश्नों को रखा जाना चाहिए, और बाकी जो शेष प्रश्न बचते हैं उनको छोड़ देना चाहिए। तो ध्यान दीजिए, हम क्या करेंगे कि हम जो परीक्षण का निर्माण करने जा रहे हैं उसमें 40% से जो कम होंगे, 40% से कम कठिनाई स्तर वाले होंगे या 60% से अधिक कठिनाई स्तर वाले जो प्रश्न होंगे उनको हम रिजेक्ट कर देंगे, उनको हम हटा देंगे। हम क्या करेंगे कि ऐसे प्रश्नों को हम चुनेंगे जिनका कठिनाई स्तर का मान 40% से लेकर के 60% के बीच होगा, और बाकी प्रश्नों को हम हटा देते हैं।
विभेदन क्षमता गुणांक का मान दशमलव अंक में व्यक्त किया जाता है। किसी प्रश्न के लिए विभेदन क्षमता का मान जितना अधिक होता है, ये माना जाता है कि प्रश्न उतनी अधिक अच्छे ढंग से श्रेष्ठ व कमजोर छात्रों में विभेद कर रहा है। तो विभेदन क्षमता का काम ही होता है कि श्रेष्ठ और कमजोर छात्रों में विभेद करना। इसका मान डेसिमल में आएगा और जिसका मान जितना अधिक होगा वह प्रश्न उतना ही अधिक अच्छा माना जाता है। 0.05 या अधिक विभेदन की क्षमता वाले माने जाते हैं। 0.05 या अधिक की जो वैल्यू आती है विभेदन क्षमता को, ऐसे प्रश्नों को हम अच्छा मानते हैं। तो 0.5 या अधिक की विभेदन क्षमता अच्छी मानी जाती है। ऐसे प्रश्न जिनका डिस्क्रिमिनेशन पावर जो है 0.5 या उससे अधिक आता है उसको हम अच्छा प्रश्न मानते हैं। लेकिन सामान्यतः 0.30 या अधिक विभेदन क्षमता वाले प्रश्नों को हम आवश्यकता अनुसार अपने परीक्षण में रखते हैं। 0.30 से कम विभेदन क्षमता वाले प्रश्नों को हम या तो छोड़ देते हैं या अथवा आवश्यकता अनुसार उसमें सुधार किया जाता है। तो 0.30 से कम जिसका डिस्क्रिमिनेशन पावर उसको रखने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। हम क्या करेंगे, 0.30 से अधिक वाले प्रश्नों को हम अपने परीक्षण में रखेंगे। उससे कम वाले जो विभेदन क्षमता के प्रश्न होंगे या तो हम उसको हटा देंगे, उसमें हम जरूरत पड़े तो मॉडिफिकेशन करते हैं। अब एक एग्जाम्पल के द्वारा हम समझने का प्रयास करते हैं कि माना 10 प्रश्नों वाले एक परीक्षण के निर्माण के लिए परीक्षण को 200 विद्यार्थियों वाले एक समूह पर प्रशासित किया गया। मीन्स 10 प्रश्न हमें रखने हैं तो हम क्या करेंगे, 20 प्रश्नों का निर्माण करते हैं। कुल विद्यार्थियों की संख्या 200 होती है। उच्च समूह में विद्यार्थियों की संख्या क्या हो जाएगी, उच्च समूह विद्यार्थियों की संख्या 27% आप निकालेंगे तो 200 का 200 का 27% कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा। तो इस तरह से उच्च समूह में विद्यार्थियों की संख्या 54 हो जाएगी और निम्न समूह में भी विद्यार्थियों की संख्या 54 हो जाएगी। 10 प्रश्नों वाला एक परीक्षण है तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे 10 प्रश्नों का हम उदाहरण देकर के आपको समझाना चाह रहे हैं कि वो 10 प्रश्न जो है उसमें जो है किन किन प्रश्नों को हम सिलेक्ट करेंगे और किन किन प्रश्नों को हम रिजेक्ट करेंगे। उच्च समूह व निम्न समूह में उत्तरों की संख्याओं उच्च समूह निम्न समूह में उत्तरों की संख्या तथा उनसे गणना करके प्राप्त कठिनाई स्तर डीवी तथा विभेदन क्षमता गुणांक को सारणी द्वारा हम प्रस्तुत करते हैं। ध्यान दीजिए, हम क्या करते हैं, टेबल बनाएंगे, एक सारणी बनाएंगे और सारणी में जो हम दिखाएंगे कि डीवी और डीपी की वैल्यू क्या आती है। कठिनाई स्तर तथा विभेदन क्षमता गुणांक या डीपी की गणना हम निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग करके करेंगे। यहाँ जो नीचे सूत्र दिया है dv = 100 - RH + RL/2n × 100, इसका हम प्रयोग करने जा रहे हैं। dp = RH - RL/n, इसका हम प्रयोग करने जा रहे हैं। तो ये दो फार्मूले हैं डीपी का और डीवी का। डीवी का जो पहला फार्मूला है जिसमें 100 नहीं होता है, इसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे हम जो एग्जाम्पल ले रहे हैं, इस एग्जाम्पल में हम dv = 100 - RH + RL/2n × 100 का हम प्रयोग करेंगे और इसमें जो डिफिकल्टी वैल्यू आएगी जितना अधिक होगा वो प्रश्न उतना ही अधिक कठिन माना जाएगा। अब हम देखिए 10 प्रश्नों का हम आपको एग्जाम्पल बता रहे हैं, एक उदाहरण है, एक मॉडल है। हम एक सारणी बनाएंगे आइटम एनालिसिस डेटा का और इसके आधार पर हम बताएंगे, आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कैसे हम आइटम्स को रिजेक्ट करते हैं, कैसे हम आइटम्स को सेलेक्ट करते हैं। तो ये 10 प्रश्न हैं, इसमें हमारे पास 2 ग्रुप हैं, हायर ग्रुप और लोअर ग्रुप। तो उच्च समूह में सही उत्तर और निम्न समूह में सही उत्तर हम प्रत्येक प्रश्न के लिए देखेंगे। तो प्रश्न संख्या मान लिया हमने 1 है। प्रश्न संख्या 1 के लिए उच्च समूह में 37 विद्यार्थियों ने उसका सही उत्तर दिया, तो यहाँ पे 37 हो गया। निम्न समूह में 9 विद्यार्थियों उसका सही उत्तर दिया तो 9 हो गया। अब जो है इसका जो डिफिकल्टी वैल्यू जो फॉर्मूले से आप ज्ञात करेंगे तो 57% आएगा और विभेदन क्षमता क्या आएगा, इसका 0.52 आएगा। हमने कहा था कि 0.5 के आसपास का जिसका डिस्क्रिमिनेशन पावर हो उसको हम सेलेक्ट करेंगे और 40 से 60% के बीच जिसका डिफिकल्टी वैल्यू उसको हम सेलेक्ट करेंगे। तो इस आधार पर यह पास होता है और यह जो प्रश्न है वो सेलेक्ट किया जाता है। तो यस फॉर सेलेक्ट, अर्थात यह प्रश्न सिलेक्टेड है, सिलेक्ट किया जाता है इसको। इसी तरह से अगले प्रश्न के ऊपर हम लोग चलें तो यहाँ पे देखिए RH का मान कितना है, 19 है, 19 है। RL का मान 16 है, DV है 68%, लेकिन विभेदन क्षमता गुणांक क्या है, 0.06 है। तो 0.06 अर्थात बहुत कम है इसका डिस्क्रिमिनेशन पावर, इसलिए इस प्रश्न को हम अपने परीक्षण में सेलेक्ट नहीं कर सकते, इसको हम रिजेक्ट करेंगे। तो इस तरह से हम दूसरे प्रश्न में को हमने रिजेक्ट कर दिया। तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़े तो यहाँ पे देखिए RH 44 है, RL 18 है, इसका डिस्क्रिमिनेशन डिफिकल्टी वैल्यू 43% है और डिस्क्रिमिनेशन 0.48 है। तो यहाँ पे देखिए 40 से 60 के बीच में डिफिकल्टी वैल्यू है, डिस्क्रिमिनेशन पावर 0.5 के आसपास है। तो इसलिए जो है हम
इस प्रश्न को सेलेक्ट कर सकते हैं अपने परीक्षण में। तो इसको हमने सेलेक्ट किया, इसको हमने चयनित किया अपने परीक्षण के लिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े, क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ देखिए, हायर ग्रुप में उच्च समूह में सही उत्तर देने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या है? 31 है। निम्न ग्रुप में 13 है। डिफिकल्टी वैल्यू 59% आ रही है और डिस्क्रिमिनेशन पावर 0.3 है, 0.33 आ रहा है। तो 0.3 से अधिक है इसलिए सेलेक्ट है, और 40 से 60 के बीच में इसलिए इसको हम सेलेक्ट करेंगे। तो यह प्रश्न भी सेलेक्टेड में आ जाता है। इसी तरह से हम सभी प्रश्नों के लिए देखेंगे। जैसे यहाँ पे जो 5वां प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, उसमें देखिए RH 31 है, RL 22 है, डिफिकल्टी वैल्यू 51% है, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन पावर 0.17 है। यहाँ पे देखिए डिफिकल्टी वैल्यू तो सही है, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन पावर कुछ कम है। तो या तो हम इस प्रश्न को रिजेक्ट करें या इस प्रश्नों को हम कुछ सुधार कर सकते हैं, और सुधार करने के बाद इसको हम सेलेक्ट करेंगे। तो इसको हमने यम कर दिया, यम फॉर मॉडिफिकेशन के लिए गया, संशोधन के लिए गया, कि इस प्रश्न में हम संशोधन करने के बाद इसको हम सेलेक्ट करेंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, RH है 48, RL है 36, डिफिकल्टी वैल्यू इसका 22% आ रहा है, और इसका डिस्क्रिमिनेशन पावर 0.22 आ रहा है। दोनों चीज़ें कम है, इसलिए इसको हम रिजेक्ट कर देते हैं, अर्थात इस प्रश्न को सेलेक्ट नहीं किया जाएगा परीक्षण में। इसी तरह से 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, जिसके लिए RH 22 है, RL 16 है, जिसका डिफिकल्टी वैल्यू क्या है? 65% है, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन पावर क्या है? 0.1। यहाँ ध्यान दें, डिफिकल्टी वैल्यू तो अच्छी है, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन पावर बहुत कम है। तो फिर इसको भी हम मॉडिफिकेशन में डाल सकते हैं, इसको भी हम संशोधन में डाल सकते हैं कि इसमें संशोधन किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ देखिए, RH है 24, RL है 22, डिफिकल्टी वैल्यू इसका तो 57% आ रहा है, लेकिन यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन पावर जो उसका 0.04 आ रहा है, इसलिए इस प्रश्न को भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि DP का मान बहुत ही कम आ रहा है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 आप देखिए, RH है 48, RL है 08, और इसका डिफिकल्टी वैल्यू 48% है, डिस्क्रिमिनेशन पावर 0.74 है। तो डिस्क्रिमिनेशन पावर बहुत अधिक है, और डिफिकल्टी वैल्यू भी 40 से 60 के बीच में, इसलिए इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो यह प्रश्न सिलेक्टेड में आएगा। प्रश्न संख्या 10 देखिए आप, इसमें क्या है? RH 39 है, RL 11 है, डिफिकल्टी वैल्यू 54% है, डिस्क्रिमिनेशन पावर 0.52 है। तो यहाँ पे डिफिकल्टी वैल्यू भी ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन पावर भी ठीक है, इसलिए इस प्रश्न को सेलेक्ट किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी स्क्रीन पे जो एक सारणी दिखाई जा रही है, इसी प्रकार की सारणी आप बनाएंगे। आप जैसे मान लीजिए कि आपको अपने परीक्षण में 50 प्रश्न रखने हैं, तो आप 100 प्रश्नों का निर्माण करेंगे, और उन 100 प्रश्नों में से जो प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट होगा उसमें से जो छटेंगे 85 प्रश्न, 90 प्रश्न, 95 प्रश्न या 100 प्रश्न, उन सभी प्रश्नों के लिए आप आइटम एनालिसिस करेंगे। आइटम एनालिसिस में क्या करेंगे? आप इसी तरह का 2 ग्रुप बनाएंगे अपना, और हर ग्रुप में RH और RL की वैल्यू निकालेंगे, और हर प्रश्न के लिए आप DV और DP निकालेंगे, और DV और DP निकाल करके उसी के आधार पर आप कहेंगे कि उस प्रश्न को आप परीक्षण के लिए सेलेक्ट कर रहे हैं, या रिजेक्ट कर रहे हैं, या मॉडिफिकेशन के लिए जा रहे हैं। तो ये टेबल, ये सारणी आप सभी लोगों को बनाना अनिवार्य है। इस प्रकार की एक सारणी आप बनाएंगे, और उसी के आधार पर अपने प्रश्नों को सेलेक्ट करेंगे, रिजेक्ट करेंगे, या मॉडिफिकेशन के लिए जाएंगे। तो ये टेबल आप कैसे बनाएंगे मैंने आपको बता दिया, इसको बनाना अनिवार्य है। अब हम बात करते हैं कि आइटम रिवीजन या प्रश्न सुधार की मॉडिफिकेशन कैसे करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, पद विश्लेषण से प्राप्त आंकड़ों की सहायता से आवश्यक प्रश्नों में संशोधन किया जाता है। ऐसे प्रश्न जिसमें थोड़ा बहुत संशोधन की आवश्यकता होती है, उसको मॉडिफिकेशन में के लिए जाते हैं, संशोधन के लिए जाते हैं। और जिसमें ज़्यादा गड़बड़ी होती है, डिस्क्रिमिनेशन पावर बहुत कम होता है, डिफिकल्टी वैल्यू बहुत कम होती है, तो ऐसे प्रश्नों को हम रिजेक्ट कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे? ऐसे प्रश्न जिसमें थोड़ा बहुत संशोधन की आवश्यकता होती है, ऐसे प्रश्नों को हम क्या करते हैं? संशोधन की करते हैं, उसमें करेक्शन करते हैं, और फिर संशोधन के उपरांत उन प्रश्नों की पुनः जांच की जाती है, अर्थात उसके बाद उपरांत फिर से हम क्या करें? उसका डिफिकल्टी वैल्यू या डिफिकल्टी लेवल और डिस्क्रिमिनेशन पावर की गणना करेंगे। तो डिफिकल्टी वैल्यू, डिस्क्रिमिनेशन पावर की गणना फिर से हम करेंगे, और ये वो उचित पाया जाता है तो उसकी तभी हम जो है, जब डिस्क्रिमिनेशन पावर और डिफिकल्टी वैल्यू सही पाई जाएगी, उचित पाई जाएगी, तभी हम उसको अपने प्रश्न में, अपने परीक्षण में उस प्रश्न को हम सेलेक्ट करेंगे, उस पद को हम सेलेक्ट करते हैं। तो इस तरह से संशोधन के उपरांत हम अपने प्रश्नों को चयनित करते हैं, उसको सेलेक्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं। परीक्षण के अन्य पक्षों जैसे परीक्षण के निर्देश, प्रशासन, प्रश्नों के विकल्प आदि में भी आवश्यकता अनुसार संशोधन किया जा सकता है। अर्थात विद्यार्थियों का
जो फीडबैक होता है उस फीडबैक के अनुसार जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं टेस्ट में, परीक्षण में, या प्रशासन कैसे किया गया उसमें यदि कोई सुझाव है या प्रश्नों की जो विकल्प हैं उन सभी में हम क्या करते हैं, संशोधन करते हैं। आवश्यकता अनुसार संशोधन करके हम अपने परीक्षण में संशोधन करते हैं, पदों में या प्रश्नों में संशोधन करते हैं। तो ये रहा आइटम एनालिसिस का प्रोसेस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस या वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों का। तो इस तरह जो हमारा थर्ड स्टेप था डियर स्टूडेंट्स, वो थर्ड स्टेप अब कंप्लीट होता है। अब जो कंस्ट्रक्शन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट या स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट का अगला स्टेप है, दैट इज प्रिपेयरिंग द फाइनल ड्राफ्ट ऑफ द टेस्ट, या परीक्षण का अंतिम प्रारूप तैयार करना। तो इस तरह से जब हमने आइटम एनालिसिस कर लिया तो आइटम एनालिसिस के बाद हमारे पास कुछ प्रश्न बचते हैं। तो पद विश्लेषण के उपरांत बचे हुए चयनित प्रश्नों को हम क्या करेंगे, पुनः व्यवस्थित करते हैं। तो जितने भी प्रश्न हमारे सेलेक्ट होते हैं उन सभी प्रश्नों को हम अलग छांट करके उसको हम अरेंज कर देते हैं, उसको हम व्यवस्थित कर लेते हैं। परीक्षण का अंतिम रूप देने के लिए प्रशासन, निर्देशन तथा अंकन संबंधी सभी अंतिम निर्णय सुनिश्चित किए जाते हैं। जब हम फाइनल टच दे रहे होते हैं अपने टेस्ट को, अपने टूल को, तो उसके एडमिनिस्ट्रेशन के संबंध में, इंस्ट्रक्शन या निर्देश के संबंध में और उसके अंकन के संबंध में अंतिम निर्णय हम फाइनल करते हैं, सुनिश्चित करते हैं कि कैसे उसका निर्देश दिया जाएगा, कैसे प्रशासित किया जाएगा और उसका अंकन क्या होगा। परीक्षण के मुख्य पृष्ठ पर परीक्षण का नाम, निर्माता एवं प्रकाशक का नाम आदि यथायोग्य स्थान पर दिया जाता है या लिखा जाता है। ध्यान दीजिए, जो हमारा टेस्ट होता है, जो हमारा परीक्षण होता है, मान लीजिए कि इस तरह से है, तो परीक्षण के ऊपर सबसे पहले मुख्य पृष्ठ पर जो है परीक्षण का क्या नाम, मीन्स कौन सा पर्सनालिटी टेस्ट है, इंटेलिजेंस टेस्ट है, क्या है, अचीवमेंट टेस्ट है, जो कुछ भी है उसका नाम लिखते हैं हम, उसको किसने बनाया, निर्माता कौन है, उसका प्रकाशक कौन है, इस सब का डिटेल जो है उसका जो फ्रंट पेज होता है, कवर पेज होता है, मुख्य पृष्ठ होता है, उस पर लिखा जाता है। उसके साथ साथ विषय के नाम एवं उनकी विस्तृत जानकारी है तो मुख्य पृष्ठ पर या इसके अंदर निर्देश के नीचे स्थान सुनिश्चित किया जाता है। जो हमारा मेन पेज होता है उस पर डिटेल देने के बाद, परीक्षण का डिटेल देने के बाद इंस्ट्रक्शन एंड निर्देश देते हैं और उसी के बाद जो है जो हमारा विषय होगा, जो प्रयोज्य हो गया, जो विद्यार्थी, जिन विद्यार्थियों के ऊपर हम अपने परीक्षण को प्रशासित करेंगे उनकी डिटेल, उनके नाम और उनकी अन्य जो प्रकार की डिटेल्स होती हैं या जानकारियाँ होती हैं उसके लिए फ्रंट पेज पे या अगले पेज पे जो है मुख्य पृष्ठ के अंदर उसके लिए जगह दी जानी चाहिए परीक्षण पुस्तिका में। तो विषय के नाम एवं उसकी विस्तृत जानकारी हेतु मुख्य पृष्ठ या इसके अंदर निर्देश के नीचे स्थान सुनिश्चित किया जाता है। इसके बाद जो अगला स्टेप आता है बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, दैट इज परीक्षण का मूल्यांकन व मानकीकरण, इवैल्यूएशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द टेस्ट। परीक्षण का मूल्यांकन उसकी तकनीकी विशेषताओं के आधार पर किया जाता है। और तकनीकी विशेषताएं क्या होती हैं डियर स्टूडेंट्स, तकनीकी विशेषताओं से प्राय उसकी रिलायबिलिटी से होता है, उसकी वैलिडिटी से होता है, उसके नॉर्म से होता है। तो उसकी रिलायबिलिटी क्या है, परीक्षण की वैलिडिटी क्या है, परीक्षण के नॉर्म्स क्या हैं, इन सब की गणना हम करते हैं और परीक्षण की रिलायबिलिटी, वैलिडिटी और मानक को निकालते हैं। और निकालने के बाद जो हमारी पुस्तिका बनती है, जो मैनुअल बनता है, उस मैनुअल में स्पष्ट रूप से उसको अंकित किया जाता है। तो परीक्षण की विश्वसनीयता, वैधता तथा मानक या नॉर्म निकालने हेतु परीक्षण के उद्देश्य एवं प्रकृति के अनुसार सही विधि का चुनाव किया जाता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा या पढ़ेंगे कि जो रिलायबिलिटी होती है, वैलिडिटी होती है, नॉर्म्स होते हैं, कई प्रकार के होते हैं, इसको निकालने की कई विधियां हैं। तो किस विधि का आप प्रयोग करेंगे यह डिपेंड करता है कि जो हमारा टेस्ट है, जो हमारा परीक्षण, उसके एम्स क्या है, उसके उद्देश्य क्या है, उसकी प्रकृति क्या है। तो उसके ऑब्जेक्टिव या नेचर के अनुसार हम जो उपयुक्त विधि होता है रिलायबिलिटी, वैलिडिटी और नॉर्म्स को निकालने का, उसका हम प्रयोग करके रिलायबिलिटी, वैलिडिटी और नॉर्म्स निकालते हैं। परीक्षण की तकनीकी विशेषताओं की गणना हम करते हैं। परीक्षण की वैधता की जांच करते समय साधारणतः पाठ्यवस्तु वैधता या कंटेंट वैलिडिटी पर बल दिया जाता है। यदि हम वैलिडिटी की बात करते हैं तो साधारणतः जो है कंटेंट वैलिडिटी अर्थात पाठ्यवस्तु वैधता की गणना की जाती है। परीक्षण की वैधता को हम देखते हैं कि उसका कंटेंट वैलिडिटी क्या था। जो कंटेंट है, जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो हमारे टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स से, उन प्रकरण से मैच खाता है कि नहीं, उन्हीं प्रकरणों से बना हुआ है कि नहीं परीक्षण, हम कंटेंट वैलिडिटी में इसको चेक करते हैं। मूल्यांकन के चरण में विशेषज्ञों एवं छात्रों द्वारा प्रश्नों या पदों की विवेचना तथा आलोचना पर ध्यान दिया जाता है तथा उनके द्वारा सुझाए गए सुझावों के अनुसार परीक्षण पदों के शब्दों में परिवर्तन किया जाता है। ध्यान दीजिए कि जब जो विद्यार्थी होते हैं या जो एक्सपर्ट होते हैं, जो विशेषज्ञ होते हैं, इन विशेषज्ञों के द्वारा विद्यार्थियों या छात्रों के द्वारा जिनके ऊपर इन प्रश्नों को प्रशासित किया गया,
पदों की विवेचना तथा आलोचना उनके द्वारा जो की गई होती है, जो उनके द्वारा सुझाव दिए गए होते हैं, उसके आधार पर हम अपने परीक्षण के जो शब्द होते हैं या जो वाक्य होते हैं, उन परीक्षण के पदों में या शब्दों में हम परिवर्तन करते हैं। अर्थात जो हमको फीडबैक मिलता है एक्सपर्ट्स का, स्टूडेंट्स का, उसके अकॉर्डिंग हम अपने प्रश्नों में परिवर्तन करते हैं। परीक्षण की विश्वसनीयता ज्ञात करनी है तो निम्न विधियों का प्रयोग किया जाता है। परीक्षण की विश्वसनीयता की बात कर रहे हैं हम लोग, तो हमारे पास कई विधियां हैं। उन विधियों में से एक उपयुक्त विधि का प्रयोग रिलायबिलिटी निकालने के लिए किया जाता है। कौन कौन सी विधियां हैं? द फर्स्ट वन इज टेस्ट रीटेस्ट मेथड या परीक्षण पुनर्परीक्षण विधि है विश्वसनीयता को ज्ञात करने की। सेकंड है स्प्लिट हाफ मेथड या अर्धविच्छेद विधि है। तीसरा है पैरेलल फॉर्म मेथड या इक्विवेलेंट फॉर्म मेथड, जिसको हम लोग समतुल्य परीक्षण विधि कहते हैं। और चौथा है रेशनल इक्विवेलेंस मेथड या तार्किक समतुल्यता विधि या KR फॉर्मूला। तो ये जो 4 विधियां बताई जा रही हैं रिलायबिलिटी को निकालने की, इसमें से किसी एक विधि का जो परीक्षण का नेचर होता है, उसके जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग किसी हम एक विधि का प्रयोग करके परीक्षण की रिलायबिलिटी को निकाल लेते हैं। प्रमापीकरण परीक्षण के मानकों का निर्धारण करना प्रमापीकरण करने की एक अनिवार्य विशेषता। हमने वैलिडिटी की बात कर ली, हमने रिलायबिलिटी की बात कर ली, अब हम नॉर्म्स की बात करते हैं। तो प्रमापीकरण है तो परीक्षण के लिए आयु मानक अर्थात एज नॉर्म, ग्रेड नॉर्म्स या शतांशी परसेंटाइल नॉर्म या शतांशी मानक तथा स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्म से प्रमापीकृत मानक का निर्धारण किया जाता है। अर्थात परीक्षण के नेचर के अकॉर्डिंग हम परीक्षण है तो एज नॉर्म्स, ग्रेड नॉर्म्स, परसेंटाइल नॉर्म एंड स्टैंडर्डाइजेशन नॉर्म्स का निर्धारण करते हैं जिसकी आवश्यकता होती है। तो ये हमारा रहा 5वां स्टेप। और अंत में आता है 6th स्टेप, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ मैनुअल ऑफ द टेस्ट या परीक्षण निर्देशिका तैयार करना। तो परीक्षण निर्देशिका तैयार करने से अभिप्राय है कि जो परीक्षण निर्देशिका होती है वह एक ऐसी पुस्तिका होती है जिसमें परीक्षण के मनोमिति गुणों, दैट इज साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज, अर्थात जैसे विश्लेषण संबंधी जानकारी, उसकी विश्वसनीयता गुणांक, उसके वैधता गुणांक, उसके मानक, उसके प्रशासन संबंधी निर्देश, फलांकन या स्कोरिंग के निर्देश आदि परीक्षण से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी उसके मैनुअल में, उसकी निर्देशिका में दी गई होती है। तो हम एक निर्देशिका का निर्माण करते हैं जिसमें परीक्षण के जो भी साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज होती है, उसकी एनालिसिस कैसे की जाएगी, उसकी वैलिडिटी क्या है, उसकी रिलायबिलिटी क्या है, उसके लिए नॉर्म्स क्या निर्धारित किए गए हैं, उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन कैसे किया जाएगा, क्या एडमिनिस्ट्रेशन के इंस्ट्रक्शंस हैं, स्कोरिंग कैसे की जाएंगी, ये सारा डिटेल जो है उस परीक्षण के मैनुअल में या निर्देशिका में होता है। कोई भी व्यक्ति परीक्षण निर्देशिका की सहायता से परीक्षण से संबंधित सभी जानकारी को प्राप्त कर सकता है। कोई भी व्यक्ति जो है परीक्षण का जो मैनुअल है उसको पढ़ता है तो उससे उस परीक्षण के संबंध में सारी जानकारी प्राप्त हो जाती है कि ये किसके लिए है, किन विद्यार्थियों के लिए, इसको कैसे अप्लाई करना है, इसका प्रशासन कैसे करना है, इसका अंकन कैसे किया जा सकता है, इस परीक्षण की वैधता क्या है, इसकी विश्वसनीयता क्या है, इसके नॉर्म्स क्या है, इन सब के बारे में कोई भी व्यक्ति आसानी से जो टेस्ट मैनुअल होता है, परीक्षण निर्देशिका होती है, उसको देख करके, उसको पढ़ करके वो जान सकता है। जो टेस्ट मैनुअल होता है इसमें परीक्षण से संबंधित पूरी विस्तृत जानकारी होती है। परीक्षण का क्रियान्वयन, अंकन तथा विश्लेषण इस पुस्तिका में दिए हुए निर्देशों के अनुसार ही किया जाता है। कोई भी व्यक्ति जो उस टेस्ट का एडमिनिस्ट्रेशन करता है, उसका प्रशासन करता है या परीक्षण का क्रियान्वयन करेगा, अंकन करेगा और विश्लेषण करेगा, वो सब कुछ उस मैनुअल में दिए गए निर्देशों के अनुसार ही करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से आपको जो कंस्ट्रक्शन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट या स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट करना है उसके ये सारे स्टेप्स हैं। इसमें सबसे पहले जो स्टेप है वो है प्लानिंग द टेस्ट या परीक्षण की योजना बनाना, जिसके अंतर्गत हम सभी लोग ब्लूप्रिंट का निर्माण करते हैं। उसके बाद जो होता है प्रिपेयरिंग द आइटम्स या प्रश्नों की रचना करना, जिसके अंतर्गत हम सभी लोग जो आप अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे, असाइनमेंट बनाएंगे, उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस बनाएंगे अपने ब्लूप्रिंट के अनुसार। कितने प्रश्न बनाएंगे? जितने प्रश्न आपको अपने परीक्षण में रखने हैं उससे लगभग दुगने प्रश्न, डबल प्रश्न बनाएंगे। उसके उपरांत आता है सेलेक्टिंग द आइटम या प्रश्नों को चयन करना। तो प्रश्नों का चयन करना जो स्टेप है, इस स्टेप में हम क्या करते हैं, आइटम एनालिसिस करते हैं। और आइटम एनालिसिस के अंतर्गत हम उसका डिस्क्रिमिनेशन पावर और डिफिकल्टी वैल्यू निकालते हैं। तो डिफिकल्टी वैल्यू, डिस्क्रिमिनेशन पावर का फॉर्मूला आपको बता दिया है मैंने, उसका प्रयोग करेंगे और उसके आधार पर आप एक टेबल बनाएंगे, एक सारणी बनाएंगे और उस सारणी में प्रत्येक प्रश्न के लिए हाई ग्रुप में कितने विद्यार्थियों ने रिस्पॉन्ड किया, लो ग्रुप में कितने विद्यार्थियों ने रिस्पॉन्ड किया, उसकी एक सारणी बनाएंगे और उसके आधार पर डीपी और डीवी की गणना करेंगे। जो जिसका डिस्क्रिमिनेशन पावर 0.3 से ऊपर होगा, 0.4
या उसके आसपास होगा, 0.5 के आसपास होगा, जिसका जो है डिफ़िकल्टी वैल्यू या डिफ़िकल्टी लेवल 40% से लेकर के 60% के बीच में होगा। ऐसे प्रश्नों को हम अपने परीक्षण के लिए सेलेक्ट करते हैं। कुछ प्रश्नों को हम जिसमें थोड़ी बहुत कमी होती है उसको हम मॉडिफिकेशन के लिए जाते हैं, उसको हम उसमें सुधार करते हैं। सुधार के उपरांत फिर उसका जो है हम आइटम एनालिसिस करते हैं, उसकी डीपी और डीबी की गणना करते हैं। और जिसका जो है डिफ़िकल्टी वैल्यू 40% से कम या 60% से बहुत अधिक होता है, या जिसका डिस्क्रिमिनेशन पावर बहुत कम होता है, ऐसे प्रश्नों को हम रिजेक्ट कर देते हैं। तो प्रश्नों का चयन करना तीसरा स्टेप था। और उसके उपरांत जब हम प्रश्नों का चयन कर लेते हैं तब हम परीक्षण का अंतिम प्रारूप तैयार करते हैं, अर्थात प्रिपेयरिंग द फाइनल ड्राफ्ट ऑफ द टेस्ट। और उसके उपरांत हम परीक्षण का अपना इवैल्यूएशन करेंगे, उसका स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं। और उसके लिए हम क्या करते हैं, जो साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज होती है उसकी रिलायबिलिटी क्या है, उसकी वैलिडिटी क्या है, उसके नॉर्म्स क्या हैं, इन सब की हम गणना करते हैं। और अंत में हम जो है एक मैनुअल बनाते हैं टेस्ट का, दैट इज परीक्षण निर्देशक पुस्तिका तैयार करना। तो ये आपके 6 स्टेप्स हैं। इस 6 स्टेप्स का प्रयोग करके आप कंस्ट्रक्शन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट या संप्राप्त परीक्षण का निर्माण आसानी से कर सकते हैं और अपने प्रोजेक्ट कार्य को, अपने असाइनमेंट कार्य को पूरा कर सकते हैं। या यह प्रश्न जो है आपके लिखित परीक्षा में बहुत आता है या इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी आते हैं। तो आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसको हमने जो है 4-5 वीडियो के अंतर्गत या 4-5 क्लास में हमने आपको समझाने का प्रयास किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। डियर स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में, फ्रेंड सर्किल में, मित्रों के साथ, सहपाठियों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि वे भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें, उनका भी अध्ययन कार्य सुचारू रूप से आगे बढ़ सके। और साथ ही साथ आप इस वीडियो पर कमेंट्स भी कर सकते हैं। कमेंट्स द्वारा यदि आपका कोई बहुमूल्य सुझाव है या कोई प्रश्न है या कोई समस्या है तो आप हम तक पहुंचा सकते हैं। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ जो भी आपके बहुमूल्य सुझाव आएंगे उन सुझावों पर हम अनुपालन करने का भी प्रयास करेंगे। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आल्सो सब्सक्राइब द चैनल। आप सभी प्यारे भाई और बहनों में से, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों में से जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप अपने कोर्स से रिलेटेड सभी एजुकेशनल वीडियोस को आसानी से प्लेलिस्ट में जाकर के ढूंढ पाएँ, आसानी से सर्च कर पाएँ, आसानी से देख पाएँ। इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ जहाँ सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में एक बेल का आइकन है, घंटी का आकार बना है, उसको प्रेस कीजिए। उसको दबाने पर कुछ ऑप्शंस आते हैं, उन ऑप्शंस में से, उन विकल्पों में से आप ऑल के ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए वीडियोज़ आएंगी उन वीडियोज़ का, उन एजुकेशनल वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सूचना आपको समय से मिल जाएगा और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।